जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं बीएड प्रवेश परीक्षा सामान्य अध्ययन के मॉडल पेपर 2019 का सारे के सारे क्वेश्चन इतना झकास तरीके से कराया है ना कि मजा ही आ जाएगा। और फिर एक और चीज बता देते हैं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा जीएस का तड़का, और साथ ही साथ अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 6397850110 पर। आप यहाँ पर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये सारी पीडीएफ आपको फ्री प्रोवाइड हो जाएगी। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप समझेंगे कि हाँ भैया, यहाँ पर तो भाई रुकना बनता है। क्या है कि ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम लेके आ रहे हैं। कब से? 11 जून से। 11 जून से 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, लोको पायलट, ऑल वनडे एग्जाम्स कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस भी हो, सबको पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। एक बार जुड़ना, मजा ना आए तो फिर कहना। चलो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता। तो मातृ देवी की जो पूजा है वो किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, मातृ देवी की पूजा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मातृ प्रधान सत्ता थी, ठीक है ना। मातृ प्रधान सभ्यता कौन सी थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें एक तरीके से दिखाया भी गया है कि एक महिला लेटी हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? बौद्ध गीतों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा या फिर सिखों के द्वारा? तो किसके द्वारा जो है यह किया गया है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी जवाब हो जाएगा जैनियों के द्वारा। किसके द्वारा? जैनियों के द्वारा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अच्छा एक बात बाबू और है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया किसने था बाबू? ये था चालुक्य राजा। चालुक्य राजा, नाम क्या था उनका? भीम प्रथम। और उनके एक मंत्री थे जिनका नाम क्या था? बिमल शाह। तो बिमल शाह की देख रेख में बनवाया गया था ना। है पान मसाला बिमल, है ना, जो बोले दिल की जुबान। ऐसे याद रखो, बिमल, दिल की जुबान से। तभी तो याद होगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने शुरू किया था, ठीक है, बिमल शाह के द्वारा। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव, कल्हड़, कालिदास या फिर राजा राव? देखो, गीत गोविंद किसकी रचना है? यह है जयदेव की रचना, ठीक है ना। जयदेव ने क्या लिखी है? गीत गोविंद। कल्हड़ ने क्या लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी है राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी, ठीक है। कालिदास का क्या है? देखो, कालिदास के तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना। ठीक। और राजा राव की क्या है? राजा राव की है कांथापुरा। क्या है? कांथापुरा। कालिदास की आप एक भी रख सकते हो, विक्रमोर्वशीयम रख लिख सकते हो, ठीक है ना। मेघदूतम लिख सकते हो। कालिदास की रचनाएं कई हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, मेघदूतम हो गया। जब जीएस का वो तड़का लेके आऊंगा ना 11,000 प्रश्नों का मतलब, तो तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से क्या चीजें कौन सी याद हो सकती है। और हाँ, अभी तो ये पुरानी पुस्तक थी। जो करंट की पुस्तक पूछी जाने वाली है बीएड में, उसके लिए एक नई वीडियो आ चुकी है। उसकी 3 वीडियो पढ़ने वाली है, 2 वीडियो पढ़ चुकी है, तीसरी आ जा रही है, ठीक है ना। तो आप लोग उसके तैयार रहो, उसको याद कर लो, क्योंकि मैंने खुद उसे याद करवाया है आपसे, ठीक है। जाओ देखो उस वीडियो को भी। चलो पहले इसको देखो कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। 1627, 1674, 1680 या फिर 1670 में शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? 1674 में। एक बार समझो, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 2 बार लिखा गया है। एक बार समझो, 1627 और 1630, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे आता है क्वेश्चन। वो कहते हैं कि शिवाजी का जन्म हुआ कहां पर? शिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ? शिवनेर के दुर्ग में। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु में तो ये डाटा बिल्कुल कंफर्म है कि 1680 को हुआ था। पर अब वो जब क्वेश्चन बनाते हैं कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई, तो उन्होंने एक ऑप्शन देते हैं। उस ऑप्शन में लिखते जरूर है कि 50 साल पे हुई है या 53 साल पे। एक ही ऑप्शन में ये दोनों नंबर आ जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। अगर वो मानते हैं कि 1630 में हुई है तब तो मृत्यु 50 साल पे होगी, लेकिन अगर वो मानते हैं 1627 में उनका जन्म हुआ तब तो मृत्यु 53 साल पे होगी, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो एक चीज और है कि शिवाजी कब, रुकिए एक सेकंड, हाँ, जैसे होता है कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम है? शिवाजी के पिताजी का क्या नाम है? शाहजी, ठीक है। फिर शिवाजी, शाहजी के बेटे हो गए शिवाजी। अब शिवाजी के बेटे कौन है? संभाजी, ठीक है। संभाजी और राजा राम। अभी देखो कैसे जो है साइड में किया जाता है। और फिर एक आते हैं साहू जी, ठीक है ना। अब देखो इन जो 4 ऑप्शन मैंने नीचे एक साथ लिख दिया है ना, ये देखो ये क्रम है इनके पूर्वजों का।
ठीक है ना। राजा राम भी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो समझो। वो क्या कहते हैं कि 4 ऐसे क्रम दे देंगे, शाहजी, शिवाजी, संभाजी, साहू जी, या साहू संभा शिवा शाह, या शिवा संभा साहू शाह, ठीक है ना। अब देखो पूछते कैसे हैं कि इनको क्रम से लगाइए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर पे ये हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे ये हो जाएंगे, तीसरे नंबर पे हो जाएंगे, चौथे नंबर पे हो जाएंगे। घुमाता कहाँ पे है वो समझो, कभी साहू को ऊपर कर देगा, कभी शाह को नीचे कर देगा। तो याद कैसे रखना है कि जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो तो उसमें जो हा है वो सबसे पहले सिर्फ ऐसे ही आता है, ठीक है ना। मात्रा उत्तरा उसमें बाद में आती है। डन। तो पहले हा, फिर हु, हा हु, बिल्कुल तो जनजातीय वाला हो, जैसे पिक्चर में था हु हा हु। चलो ऐसे याद रखना, नहीं तो याद नहीं होता है। दांत निपोरो बैठ के, इनाई की लाइक से सब्सक्राइब मार दी। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अकाल तख्त का निर्माण करता है इनमें से कौन सिख गुरु थे। गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, या फिर गुरु नानक। पांचवें का सही जवाब क्या हो जाएगा, पांचवें का सही जवाब है आपका गुरु हरगोविंद, ठीक है ना। कौन था, गुरु हरगोविंद ने किया था अकाल तख्त का निर्माण, ठीक है ना। और इन्होंने सैन्य संगठन भी बनवाया था। क्या बनवाया था, सैन्य संगठन, ठीक है ना। मैंने बताया था कि कैसे आपको याद रखना है, 1 से लेके पूरे 10वें गुरु तक मैं बता चुका हूँ, कितनी बार बताऊंगा लेकिन बताऊंगा। देखो 10वें नंबर पे आपको तो याद ही होगा गुरु गोविंद सिंह, और पहले नंबर पे गुरु नानक जी, ठीक है ना। ये 2 नाम हो गए। अच्छा दूसरे नंबर पे कौन था, दूसरे नंबर पे थे आपके अंगद जी। मैंने कैसे याद कहा था कि मैंने कहा था अंगद के 2 पैर हैं और दोनों पैर से वो गए थे कहाँ पे, लंका में। तो एक पैर उन्होंने जमाया था रामायण में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन हो गया, अंगद हो गए। तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, वो थे अमरदास। अमरदास, 3 शब्द आ गए, 3 वर्ड आ गए इसमें, ठीक है ना। अमर, ठीक है ना, 3 वर्ड इसमें आ गए। अच्छा चौथे में रामदास। तो राम के कितने भाई हैं, वो 4 भाई थे रामायण में। तो यहाँ से चौथे नंबर पे कौन आ गया, रामदास आ गए। अच्छा पांडव कितने थे, 5, उसमें से एक का नाम क्या था, अर्जुन। तो 5वें नंबर पे कौन आ गया, अर्जुन देव आ गए, ठीक है ना। ऐसे ही याद रखना है। और एक ट्रिक है कि हर गोविंद हर राय हर किशन, कहते हैं कि गोविंद की राय में, एक सेकंड, कहते हैं गोविंद की राय में किशन तेज है। देखो अभी कैसे याद हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो दिया करो महाराज। गोविंद की राय में किशन तेज है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे होगा कि यहाँ पे गोविंद आ गया यानी हर गोविंद, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो गोविंद आ गया यानी हर गोविंद, राय आ गया यानी हर राय, किशन यानी हर किशन। तो हर गोविंद हर राय हर किशन, ये 6वें नंबर के, ये 7वें नंबर के, ये 8वें नंबर के, ठीक है ना। तेज का मतलब है तेग निकालो, तेज से क्या निकालो, तेग, तो ये हो जाएंगे 9वें नंबर के तेग बहादुर। और लास्ट वाला मैंने आपको याद ही कराया है, गुरु गोविंद। ऐसे याद होता है 10 के 10, ठीक है ना। मजा ना आए तो फिर कहना, लेकिन सब्सक्राइब ना कर पाना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, बोझ लगता होगा तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, या हेनरी द नेविगेटर। देखो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। अच्छा हाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखो वैसे भारत के समुद्री मार्ग की खोज, लोग कहते हैं भारत की खोज किसने की थी। भैया भारत बहुत पहले से आया था, बहुत पहले से स्थिर है, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई एक आदमी आएगा हो खोज लिया ना भैया, खोजे नहीं हो। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। जमीनी मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन 1453 में जब कुस्तुन दुनिया का युद्ध हुआ और वहां से जो है अरब और ये लाल सागर वाली सीमाएं बंद हो गई, ईरान इराक बंद हो गया, तो फिर समुद्री मार्ग पुर्तगालियों ने खोजना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, ये है आपका, कब हुआ था, 20 मई 1498 को, 1498 को, ठीक है ना। वो कहाँ पहुंचे थे, वो कालीकट पहुंचे। कालीकट पे उसका स्वागत किसने किया था, वहां के राजा का नाम क्या था, जमोरिन। एक्चुअली वहां के राजा का नाम जमोरिन नहीं था, वहां जो भी राजा बनता था उसका नाम ही जमोरिन होता था, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ठीक है। कोलंबस किधर निकल गया था, कोलंबस बाबू निकल गया था अमेरिका की तरफ। कहाँ निकल गया था, अमेरिका की तरफ, ठीक है। मैगलन कहाँ चला गया था, देखो मैगलन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो मैगलन जो है, जब आप अमेरिका वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बनाओगे तो ये ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका, अरे यार चलो ये जो नीचे वाला पोर्शन बना है ना अभी, यही चेंज करेगा मैगलन को। अब देखो मैगलन की याद में क्या होता है कि मैगलन ने एक टेरा डेल फियागो, यहाँ पे एक द्वीप है, ठीक है ना, यहाँ पर मैगलन जल संधि है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर है और ये प्रशांत महासागर है इधर, ठीक है ना। और ये वाला एरिया किसका है, चिली का है। तो चिली और टेरा डेल फियोगो के बीच जो संधि बनती है वो मैगलन जल संधि बनती है, क्योंकि मैगलन जो है वो अटलांटिक से होते हुए कहाँ घुस गए थे, प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। और उन्होंने यही रास्ता लिया था, देख 4-5 दिन उन्होंने खोजा था। डन। हेनरी द नेविगेटर कौन है, ये राजा था। ये कौन था, ये पुर्तगाली राजा था। और ये क्या करता था, ये पैसा देता था कि जाओ और नई नई जगहों को, नए नए द्वीपों को खोजो,
ठीक है ना, ये इसका काम था, तो ये उसमें शामिल था। डन। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी? बंबई में, सूरत में, सुल्तानाती या फिर मद्रास में? कहाँ खोली गई थी बताओ? देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूरत में। कैसे? समझो इस बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो वो चली तो वहां से थी अकबर के शासनकाल में, लेकिन हुआ क्या? अकबर मर। अब जब अकबर गए मर तो गद्दी बैठे जहांगीर। तो ये सब जब पहुंचे तो किसके शासनकाल में पहुंचे? ये जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे। तो भाई जब जहांगीर के शासनकाल में पहुंचे तो इन्होंने क्या किया? 1611 में इन्हें मसूलीपट्टनम दिया गया। क्या दिया गया? मसूलीपट्टनम। कहीं कहीं इसका नाम क्या है? मछलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम इन्हें दिया गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अस्थायी कारखाना खोला था। क्या खोला था? अस्थायी कारखाना। लेकिन 1613 में इन्होंने खोला सूरत में, और सूरत इनका क्या था? एकदम स्थायी कारखाना था। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? लखनऊ से, कानपुर से, बनारस से या इलाहाबाद से? देखो बेगम हजरत महल के एक बेटे थे जिनका नाम था बिरजिस कादिर। मैं लिख दे रहा हूं, बिरजिस कादिर, ये उनके बेटे का नाम था। ठीक है भाई, तुम्हारे बेटे का नाम है। तुम कहां से थी? तुम लखनऊ से थी। ठीक है, इन्होंने 1857 में क्या किया? बिरजिस कादिर को गद्दी पर बैठाया और वहां का जो रेजिडेंट था अंग्रेजों का, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बाद में फिर बेगम हजरत महल अपना नेपाल की तरफ निकल गई थी, तो बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। कानपुर से कौन था? कानपुर से थे नाना साहब। ठीक है ना, ये पेशवा के खानदान से थे नाना साहब। ठीक है ना, नाना साहब थे। बनारस और इलाहाबाद से कौन लीड कर रहा था? वो कर रहे थे लियाकत अली। कौन कर रहे थे? लियाकत अली। हालांकि खासकर जो एरिया था लियाकत अली का, वो इलाहाबाद वाला ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण, चौरी चौरा, बारदोली या फिर साबरमती? देखो नील किसानों से, ठीक है, तो नील किसानों से कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। अभी बताया है 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है ना, 1917 में था। 1917 में कौन सा हुआ? चंपारण हुआ। चंपारण कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 के हिसाब से। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या था कि यहाँ पर लेके कौन गया था? इनको राजकुमार शुक्ल जी इनको बुलाए थे कि आइए आप और हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। ये डन हो गया, राजकुमार शुक्ल जी। ठीक है, चौरी चौरा कब हुआ था? देखो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना, तो फिर 2 साल बाद यानी कि 4 मार्च 1922 को क्या हुआ? चौरी चौरा की घटना हो जाती। तो 4 मार्च चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा कहाँ पे है? यह है गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। एक सेकंड, कहां पे हो गया? गोरखपुर में। ठीक है, और उसके बाद फिर 12 मार्च को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। किसको कर दिया? असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। आप समझेंगे कि इसी के बाद से काफी लोग नाराज हो गए थे कि जब पूरा देश आपके साथ है तो फिर आप कैसे पीछे हट सकते हैं? ठीक है ना। और यहीं से फिर आप देखोगे भगत सिंह, चंद्रशेखर, चौरी चौरा, वो काकोरी कांड, ठीक है ना, HSRA, HRA, HRA, HSRA, इन सब का गठन होना शुरू होता है। ठीक है ना। फिर आता है बारदोली। बारदोली कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ पे जो समस्याएं थी उसको संभालने के लिए गांधी जी ने किसको भेजा था? गांधी जी ने भेजा था सरदार पटेल जी को। डन हो गया। फिर आता साबरमती। साबरमती आश्रम का निर्माण हुआ था। यहीं से गांधी जी ने कई जो है आंदोलनों का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, और रहते भी गांधी जी अधिकतर यहीं पर थे। अगर वो जेल नहीं गए तो, अगर वो जेल नहीं जाते थे तो यहाँ पे आते थे, जिसको साबरमती आश्रम को क्या कहा जाता है? हरिजन आश्रम भी कहा जाता था। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगातार बोलवा सकत हो, लेकिन सब्सक्राइब शेयर जैसे लगा था कि का होता है तुमसे तो रेलेवेंट का। चलिए, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जीके गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल या फिर राजा राम मोहन राय? देखिए समाचार पत्र केसरी, देखो 2 पत्र था, एक केसरी था और एक मराठा था। कैसे याद रखना है इस बात को समझो, बहुत जरूरी है। एक मराठा हो गया, एक केसरी हो गया। अब देखो इसका शुरुआत किसने किया था? बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। अब वो पूछता है कि भाषा कौन सी थी, कौन सी भाषा उन्होंने यूज की थी? देखो मराठा में यूज किया उन्होंने अंग्रेजी भाषा, और केसरी में उन्होंने यूज किया है मराठी भाषा। ठीक है ना। अब कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी कि मराठा में मराठी यूज किए होंगे कि केसरी में अंग्रेजी। तो ऐसे याद रखो कि मराठा या मराठी जो भी है वो एक ही साइड रहेगा बस, दूसरी दोनों एक साइड नहीं आएंगे। जैसे मराठा है इस, जैसे देखो ये लाइन हमने खींच दिया, ठीक है ना। अब देखो एक साइड मराठा है तो अब इस साइड मराठा नहीं आएगा, इधर एक साइड इधर मराठी हो गई तो इस साइड मराठा मराठी नहीं आएगा। डन। तो अगर यहाँ मराठा है तो ये अंग्रेजी है, और अगर केसरी है तो ये मराठी है। अब समझ में आ गया? चलो ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। फिर आएगा कि चलो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता दो। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक समाचार पत्र निकाला था, उसका नाम क्या था? द हितवाद। क्या था? द हितवाद। और इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी।
देख सर्वेंट्स ऑफ, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है इस पे, लेकिन चलिए कम से कम मैं बोल रहा हूं तो वही समझो आप। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसके बारे में बता रहा हूँ? गोपाल कृष्ण गोखले के। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा सुनो, देखो ये मान लो गांधी जी हो गए और इनके राजनीतिक गुरु कौन है? गोखले जी हो गए। और फिर इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो रानाडे किससे से कौन है? गोखले, और गोखले किससे से कौन हुए? गांधी जी हो गए। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलो एक ऑप्शन कौन सा बच गया? वो है सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कौन सी पुस्तक लिखी? सरदार पटेल ने पुस्तक लिखी थी आपका, आप खुद ही समझ जाओगे, अभी जैसे देखोगे फिर आपको दोबारा भूलने की समस्या नहीं होगी। देखो मैं लिखते चला जा रहा हूँ, भारत विभाजन और ब्रैकेट में है द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है ना, ये किसकी पुस्तक है? ये है सरदार पटेल की। राजा राम मोहन राय की पुस्तक का क्या नाम था? एकेश्वरवादियों को उपहार। बहुत अच्छी पुस्तक है, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है ना, ये उनकी पुस्तक का नाम है। अच्छा ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने, देखो एक तो उन्होंने हिंदू कॉलेज खोला, बता चुका हूं भैया, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, जब तक तुम्हारे दिमाग में ठूस ठूस के बाहर ना दूं ना तब तक नहीं मानूंगा। एक हिंदू कॉलेज हो गया, एक वेदांत कॉलेज हो गया, और फिर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। किसके समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। डन। चलो फिर क्या हुआ? 1830 में राम मोहन राय को जो है, पहली बात तो समझो कि अकबर द्वितीय ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। ठीक है ना, तो इनका नाम क्या हो गया था? राजा राम मोहन राय, RRMR। ठीक है ना, डन। 1830 में कहाँ गए? ब्रिस्टल गए। ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड गए, ये इंग्लैंड गए। और 1833 में, ऐसे याद रख सकते हो कि 1830 में इंग्लैंड के रवाना हुए और 1833 में ब्रिस्टल में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। डन, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थका देते हो महाराज। चलो थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब मारो यार। चलो, और हाँ, अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो यूपी पुलिस या फिर ऑल वनडे एग्जाम किसी की, जैसे मान लो आरपीएफ हो गया, एसआई हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, जीडी हो गया, कुछ भी हो। ठीक है ना, लोको पायलट, रेलवे, किसी भी चीज का आप उन्हें शेयर कर सकते हो, उन्हें मजा बहुत आने वाला है। चलो, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, या फिर साबरमती आश्रम से? देखो दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी साबरमती आश्रम से। मैंने कहा नहीं कि अधिकतर गांधी जी यहाँ रहते भी थे और यहीं से आंदोलन की शुरुआत उन्होंने काफी किया है। ठीक है, तो कहां से शुरुआत हुई थी? साबरमती आश्रम से। अच्छा ठीक है भाई, तो दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ये ठीक है। कितने लोगों के साथ निकले थे गांधी जी? 78 लोगों के साथ। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर ये पूछे कि गांधी सहित कितने लोग गए थे तब तो 79, लेकिन अगर पूछे गांधी जी कितने लोगों के साथ गए थे तो 78 + 1, यानी एक तो गांधी जी हो गए और एक क्या हो गए? आपके 78 अनुयायी हो गए। ये समझ में आ गया? कितने दिन की यात्रा थी? ये थी 24 दिनों की यात्रा। 24 दिनों की यात्रा थी। अच्छा, तो फिर कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे 5 अप्रैल को 1930 को दांडी पहुंचे। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। और फिर उन्होंने 6 अप्रैल को, समझो इस बात को, 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। अपने हाथों में वो नमक उठाया, उसे नमक बनाया, ठीक है ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? वो सब शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है बाबू, चलो क्वेश्चन नंबर 12 है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति? तो सौर मंडल कौन सा ग्रह जो पृथ्वी के आकार में पृथ्वी के समान है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, ठीक है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, समझे बाबू? सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, इसको कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? इसे ही कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि टुंड्रा क्या है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल या फिर गर्म मरुस्थल? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? शीत मरुस्थल है। अच्छा, शीत मरुस्थल है। तो टुंड्रा एक रशियन शब्द है। कौन सा शब्द है? रशियन शब्द, क्योंकि रशियन वाले इलाके में ही जो है ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ठीक है ना, सबसे ऊपर क्या पाई जाएगी? टुंड्रा पाई जाएगी, फिर उसके नीचे टैगा पाई जाती है ना। तो यहाँ ये भी हम पूछ लेते हैं कि सबसे ऊपर टैगा है या सबसे ऊपर टुंड्रा है? तो कैसे याद रखेंगे? एक गाना है, टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे। हाँ, पूरा लाइन तुम लोग जरूर ठूस के गा लेना, लेकिन सब्सक्राइब, अरे दादा सुनो। अच्छा, टूटे तो टूटे, ठीक है ना। अब टू से टुंड्रा, पहले टू आ गया ना तो पहले टुंड्रा, और टे आ गया तो टैगा। टे आ गया मतलब नहीं कि टे हो जाओ, टे मतलब टैगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहता है? भाई साहब, अभी तक जितने मॉडल पेपर लगाए ना, कम से कम 4-5 बार यही क्वेश्चन आ चुका है, एकदम कचाहिन कर डाला है। समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। कैसे याद रखना है ये भी बता चुका हूं, जो लोग जान चुके हैं उन्हें समझ में आ ही रहा होगा मैं जो लिख रहा हूं। आई मोस्ट, उन्हें ये भी पता है कि मैं ओ को कहाँ लटकाने वाला हूँ, ओ को नीचे लटकाने वाला हूँ, यानी कि ये आपका ट्रोपोस्फेयर होगा जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ये आपका है समताप मंडल, और समताप मंडल के निचले परत में, निचले हिस्से में क्या है आपका? ओजोन मंडल। एम से मध्य मंडल, आई से आयन मंडल, और ई से यानी एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल होता है, बाह्य मंडल। समझ में आ गया? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। आगे बढ़े बाबू, आओ। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या बघेलखंड का पठार? तो कौन सा पठार है? वो आपका लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा जवाब हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम क्या है? तंगलंग दर्रा। ठीक है ना, तंगलंग दर्रा। एक सेकंड रुकना, चलिए। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी है। देखो ध्यान से, ठीक है। चलो अब देखो, नर्मदा जो है वो आपका यहाँ से निकल रही है मध्य प्रदेश से, और इधर से होती हुई वो आप निकल जा रही है। ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी निकलेगी ऐसे और ये होते हुए इधर चली जाएगी, तो ये होगी आपकी गोदावरी वाली। ठीक है, फिर आती है कृष्णा। कृष्णा यहाँ से निकल रही है और यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आती है कावेरी। कावेरी यहाँ कर्नाटक से निकलेगी और इधर चली जाएगी। ये डन हो गया। अब देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। समझ में आ गया? ये आपकी कावेरी। अब दोनों में ऑप्शन में समझो कैसे। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि ये मतलब गंगा के, जहाँ गंगा बहती है ना उत्तर भारत में, उसके दक्षिण में है, इसलिए उसको दक्षिणी गंगा बोलते हैं। और ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर ये पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ऑप्शन क्या आ जाएगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? वो कहते हैं कावेरी को। गोदावरी और कावेरी में आप अंतर समझो, कैसे मैं निकालता हूं, फिर से समझो एक बार। देखो, जब दक्षिणी गंगा बोले तो इसका मतलब होता है कि गंगा के दक्षिण में कौन है, तो वो हो गया गोदावरी। लेकिन जब ये पूछा कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, यानी कि उत्तर भारत में गंगा को जो पवित्रता का स्थान मिला है, उतना ही पवित्रता का स्थान दक्षिण भारत में किस नदी को मिला? तो फिर क्या हो जाएगा? उसका सही जवाब कावेरी। डन हो गया हो तो जरूर लाइक करना। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर उत्तरी सरकार? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी सरकार, अरे कोंकण तट। ठीक है ना। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहते हैं। अच्छा, कोंकण तट में कौन कौन आ जाता है? कोंकण तट में देखो, एक तो आपका जो है गुजरात से शुरू होता है गुजरात से शुरू होकर कहां तक जाता है? केरल तक जाता है। और फिर केरल से फिर कौन सा तट शुरू होता है? वो शुरू होता है मालाबार तट। ठीक है ना, कौन सा तट? मालाबार तट। और फिर मालाबार, जब केरल के बाद जब तमिलनाडु पहुंचोगे ना, तो तमिलनाडु में आ जाता है कोरोमंडल तट। अब जब कोरोमंडल तट से ऊपर जाओगे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी सरकार हो जाएगा। मैं मैप बना देता हूँ, नहीं तो तुम्हें जो है इसमें भी दिक्कत होने लगेगी। ठीक है ना, इस बात को तुम समझो। इस बात को कैसे आता है देखो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मान लो ये हम आ गए कर्नाटक तक। ठीक है ना, तो ये कौन सा तट हो गया? ये तट हो गया आपका कोंकण तट। ठीक है, और ये आपका केरल वाला एरिया हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? मालाबार तट। डन। इधर से आपका तमिलनाडु शुरू हो जाएगा, तो जब तमिलनाडु शुरू होता है तो कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश से लेते हुए फिर आते हैं, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। और फिर उड़ीसा वाले सरकार में जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। समझ में आ गया बाबू? चलो तब आगे बढ़ते हैं। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड या फिर सिस्टम कोड? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ह्यूमन कोड। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोड। इसे कैप्चा कोड भी कहते हैं, जो आता नहीं कि कैप्चा भरो, इसे क्या बोलते हैं? कैप्चा कोड। तो उसे ह्यूमन कोड बोलते हैं, क्योंकि आदमी भी उसे कैप्चा को ही तो पढ़ता है, तभी तो भरते हैं, तभी तो डिटेल आगे बढ़ती है। चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रश्न जरूर पढ़ा को, लास्ट वाले में जाके खिल जाते हैं आयोग, कहते हैं पलट गया, तो फिर कहते हैं एक ही सेकंड में जज्बात बदल दिए, इरादे बदल दो हैं। सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, इसका सही जवाब है सहकारी कृषि। कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उससे तो उत्तरदायी नहीं है। देखो, निम्न कृषि उत्पादकता के लिए देखो, एक तो आवश्यक आदतों की उपलब्धता, ये उत्तरदायी। अगर आपको है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं कोई सामान, तो क्या करोगे? भूमि का उपयोग, उसकी अधिकारता, आपके पास भूमि का उपयोग नहीं है, आप उसे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास भूमि का अधिकार नहीं है, तो कहाँ से कृषि उत्पादन होंगे? आप बताइए। बड़े बड़े लोगों के होते हैं कि जमीन पड़ी रही लेकिन दी है नहीं, ओका देखत रही है जमीन कि हाँ बंजर हो जाए, लेकिन बगली वाले का देव नहीं नहीं खेती के लिए,
और फिर कहे कि हमारा हो कमजोर वित्त व्यवस्था, एक तो सरकार भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है, तो इसलिए समस्या हो रही है। ठीक है, चलिए, इसलिए कृषि उत्पादकता कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? देखो, नहावा सवा, मार्मगोआ, तूतीकोरिन या फिर कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है आपका तूतीकोरिन। ये पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है, तो फिर ये कहां पर है? ये आपका है पूर्वी तट पे। तो तूतीकोरिन कहां पर है? वो है आपका तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। समझ में आ गया? डन। देखो, सभी पूर्वी जो नहावा सोवा, कोच्चि, मार्मगोआ है, नहावा सोवा, कोच्चि, मार्मगोआ, ये सब पश्चिमी तट के, पश्चिमी तट के। ठीक है ना, जब आएगा तो ट्रिक बता दूंगा, कान्हा मामू मंगल को आया, ठीक है ना, ये सब समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, नेक्स्ट है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा या फिर पश्चिमी विक्षोभ। देखिए, 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, पश्चिमी विक्षोभ देखो, अब आया भूमध्य सागर से उठते हुए आता है, ये लहर इस तरीके से आती है। ठीक है ना, और फिर क्या करती है वो? इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से पार होते हुए फिर दिल्ली पहुंचती है, यानी भारत में पहुंच जाती है। ठीक है, फिर वहां बारिश करती है। समझ में आ गया? चलो, सामूहिक उपभोग का अर्थ बताइए। घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। देखो, सामूहिक उपभोग का मतलब होता है घरेलू खपत। जैसे मान लो एक पापा हो गए और एक मम्मी हो गई, तो पापा मम्मी से मान लो 3-4 बच्चे हो गए। ठीक है, तो लेकिन कमाने वाले कौन है? पापा ही हैं। तो पापा जब कमा रहे हैं तो पापा ला करके अपने ऊपर नहीं खर्च कर रहे हैं, पापा पूरी फैमिली को खिला रहे हैं। तो ये क्या होता है? घरेलू खपत, यानी सामूहिक उपभोग, यानी सब लोग मिल करके उसका उपभोग कर रहे हैं पैसे का। ठीक है ना, लेकिन कमाने वाला कौन है? एक ही इंसान, तो इसको घरेलू खपत में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, जीएनपी प्लस साधन लागत, जीएनपी बाजार कीमत पर, एनएनपी साधन लागत पर या एनएनपी बाजार कीमत पर। तो राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो एनएनपी साधन लागत पर। ठीक है ना, राष्ट्रीय आय को और क्या कहता है? एनएनपी साधन लागत। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर या कंपनी कर। अब देखो, इसमें क्या होता है? बिक्री कर। ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक आंसर है, क्योंकि कंपनी कर और आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। कंपनी कर कहता है, आयकर दोनों ही प्रत्यक्ष करों से मिलते हैं। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। केंद्र और राज्य, याद रखना, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क दोनों ही लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, देख रहे हो, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। आपके सामने बिक्री कर भी है, उत्पाद शुल्क भी है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा? तो कौन सा? बिक्री कर है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, वो 2019 का है, बीएड 2019 का है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए 2020, 21, 22, 23 ये सब क्या है? फ्यूचर वाली चीजें हो गई। अभी क्या 2024 चला, 5 साल पुराना पेपर मैं आपका मॉडल पेपर करा रहा हूं। अब देखो, इसमें क्या पूछा है? भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वैसे तो अब ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कब किया है? 2022 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 2022 में। ठीक है ना, G20 का मतलब होता है 20 ऐसे देशों का समूह जो औद्योगिक और विकासशील देश वैश्विक उत्पादन के 90% जिम्मेदार है। इसमें क्या होता है? एक 19 देश होते हैं और +1, यानी कि यूरोपीय यूनियन, EU, है ना, तो 19 + 1 क्या होते हैं? 20 हो जाते हैं। अब यूरोपीय यूनियन में कई सारे देश हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया? अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 लेके जाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इतना पहुंच चुके हो, और सुनते रहो कि हाँ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो गुरु भाई। और हाँ, जो सबसे बड़ी चीज है आपके लिए वो ये है बाबू, कि ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए लेके आ चुके हैं महासंग्राम। कब से आया है? 11 जून से। कितने प्रश्नों का है? 10,000 प्रश्न। पढ़ के तो देखो, ना मजा आए तो कहना फिर। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।